हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पर। देखिए, यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस। बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस जो 2027 के लिए बहुत वीवीआई है। एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन आंसर अध्याय 5 जैव प्रक्रम को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर समझिए जैव प्रक्रम में क्या होगा। देखिए, आप टीचर नेम इंजीनियर एमडी दानिश सर, क्वालिफिकेशन बीटेक बीएड मैथमेटिक्स, स्टेटस एग्जाम स्टेटस स्टेट पेपर 1 मैथमेटिक्स क्वालिफाइड, एग्जाम स्टेटस 2 स्टेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस क्वालिफाइड। ये मोबाइल नंबर 9504509308। देखिए, अब क्लास हम चालू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये जो जितना भी पढ़ाऊंगा सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर जो है वो पढ़ाऊंगा, जैव प्रक्रम का जो बहुत वीवीआई है। देखिए, यहाँ पर जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। इंग्लिश में जैव प्रक्रम को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस का मतलब समझिए, मतलब लाइफ को चलाने के लिए, सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो मतलब कि जो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है या रिलैक्स करता है, जो भी करता है उसको लाइफ प्रोसेस को, जैव प्रक्रम, उसको चलाने के लिए कुछ प्रोसेस होता है जिसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे इंसान लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए खाना खाता है, इंसान लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए उसके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसे किडनी होता है, लीवर होता है, हार्ट होता है, ब्रेन होता है। ये सब लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए ही ये अंग है। बहुत सारे मतलब कि एंजाइम्स बनते हैं। ये सब लाइफ प्रोसेस को चलाने का एक तरीका है। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या होगा, मतलब लाइफ प्रोसेस क्या होगा, तो उसको उसके बॉडी में कैसे, देखिए, श्वसन कैसे होगा उसके बॉडी में, मतलब एक्सक्रिएशन कैसे होगा। श्वसन का मतलब रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन का मतलब उत्सर्जन, ये कैसे होगा उसके बॉडी में, पाचन कैसे होगा, नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा, ये सब चीज़ें, बातें जो है ये होती हैं। देखिए, मतलब कि पोषण, लाइफ प्रोसेस में पोषण भी एक चीज़ आता है। पोषण क्या होता है? क्योंकि न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा बॉडी को, न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा बॉडी को, मतलब कि भोजन से जो 5 चीज़ मिलता है। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स और वसा, प्रोटीन, ये सब जो मिलता है, ये सब कैसे मिलेगा, और ये मिलेगा तो ये बॉडी में कैसे, मतलब कि ये एडजस्ट होगा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ये खाने में हमारे क्या क्या चीज़ होने चाहिए, ये सब भी लाइफ प्रोसेस में जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है कि खाने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब भी हमारे जैव प्रक्रम में आते हैं। याद रखिएगा, जैव प्रक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में वो सब कुछ, रिप्रोडक्शन आएगा, मतलब कैसे, मतलब एक प्रजाति अपने जैसे नस्ल को जन्म देगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्सर्जन कैसे होगा, बॉडी का टॉक्सिक चीज बाहर कैसे निकलेगा, बॉडी के अंदर जो भोजन लेते हैं, हवा लेते हैं, वो उसमें जो टॉक्सिसिटी होगा वो बाहर कैसे निकलेगा, श्वसन के लिए जो एयर है वो अंदर कैसे जाएगा, ये सब लाइफ प्रोसेस में आएगा। भोजन से हमें एनर्जी कैसे मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा, भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए, ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं। तो देखिए, इसको डिस्कस करूंगा तो ये बहुत लंबा चैप्टर चला जाएगा, लेकिन हम एग्ज़ाम के प्रोसेस से ये पढ़ा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है भाग 1 में। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए भाग 1 यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। बीच बीच में मैं डिस्कस करते रहूँगा, सारे चीज़ों को डिस्कस करते रहूँगा। देखिए, सारे और सवाल जो प्रश्न होंगे इस चैप्टर के अनुसार, जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस और चैप्टर को डिस्कस करते रहूँगा, इसलिए आप निश्चिंत रहे। देखिए, इस चैप्टर को समझिए। पहला क्वेश्चन जो है इसमें, ये इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो है, देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब एमसीक्यू है। मनुष्य में वृक्क, किडनी एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। तो वृक्क किस चीज़ का तंत्र है? मतलब ए में पोषण से, बी में श्वसन में, सी में उत्सर्जन से, डी में परिवहन से। तो देखिए, किडनी क्या करता है? किडनी आपके अंदर जो होने वाले जो टॉक्सिक जो होते हैं, ब्लड में घुले हुए टॉक्सिक, जो खाना आप खाए पिए उससे, और जो भोजन जो अंदर ब्लड में टॉक्सिक होता है उसको बाहर निकालता है, ब्लड से बाहर निकालता है टॉक्सिक को। तो टॉक्सिक का मतलब विषैली पदार्थ, जहरीली पदार्थ, खराब पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ जो है बॉडी में,
तो वो क्या करता है, विर्क जो होता है, विर्कक जिसको बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, वो क्या करता है बॉडी से, मतलब कि आपकी बॉडी के बाहर जो बॉडी के अंदर जो ब्लड में खराब पदार्थ है उनको छान कर फिल्टर करके अलग करता है, टॉयलेट के रास्ता में भेजता है, मतलब उत्सर्जन करता है। तो हमारा विकल्प देखिए, विकल्प सी सही होगा, उत्सर्जन करता है, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन। देखिए अगला क्वेश्चन, इसका स्पष्टीकरण, देखिए वही चीज़ लिखा होगा जो मैंने हम आपको बताया है। स्पष्ट, ये सब बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए हम बनाते हैं ताकि आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें और मेरे यूट्यूब से जुड़े रहेंगे, ताकि आपको बहुत कुछ आगे इंग्लिश की भी पढ़ाई इस यूट्यूब चैनल पर होगी, इसलिए आप जुड़े रहेंगे और बहुत अच्छे ढंग से होंगे। देखिए स्पष्टीकरण क्या है, फिर किडनी हमारे शरीर में रक्त को छानकर हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ यूरिया आदि को मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। जो किडनी होता है, किडनी का काम क्या होता है, आपका बॉडी का जो ब्लड होता है वो किडनी से गुजरता है, और किडनी से गुजरने के बाद किडनी के अंदर जो यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और सॉल्ट होता है जो ब्लड के अंदर घुला हुआ होता है, उनको छान कर किडनी बाहर टॉयलेट के रास्ता में भेज देता है और ब्लड आपका प्यूरिफाई हो जाता है। तो किडनी ब्लड के अंदर होने वाले क्रिएटिन होता है, आप डॉक्टर की रिपोर्ट में भी जाएंगे तो क्रिएटिन रिपोर्ट दिखाएगा। क्रिएटिन रिपोर्ट जो होता है वो बॉडी का टॉक्सिसिटी होता है कि मतलब इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे 0.6 से कम और 0.6 से कम और 1.2 से ज़्यादा क्रिएटिन नहीं होना चाहिए, या 1.3 से, तो नहीं तो मतलब कि टॉक्सिसिटी किडनी निकालने में सक्षम नहीं हो रहा है। मतलब ये रेंज होता है क्रिएटिन का, ये भी हानिकारक चीज़ है जो बॉडी से बाहर जो है ये ब्रेकअप करता है, किडनी आपका करता है, तो बॉडी से टॉक्सिसिटी बाहर निकालता है। बहुत सारी बातें हैं, इंसुलिन कैसे, देखिए उस और सब बात बाद में डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम जल को ले जाने के लिए वहन होता है, मतलब वो पाइप जो जमीन से, देखिए जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में दो पाइप आपका पादप दो कोशिकाएं होती है। देखिए एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम फूड को ऊपर से पूरे बॉडी में लाता है, और जाइलम जो है पूरे बॉडी में पानी को, वाटर को लेकर जाता है, ज़मीन से मिनरल और वाटर को पूरे प्लांट में लेकर जाता है जल। तो देखिए यहाँ पर याद रखिए, पादप जाइलम, पादप मतलब पेड़ पौधे में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो ए में जल का वहन, बी में भोजन का वहन, सी में अमीनो अम्ल का वहन, डी में ऑक्सीजन का वहन। तो याद रखिएगा जाइलम है उत्तरदायी, ए में जल का वहन, यहाँ विकल्प में आंसर लिखा भी है ए जल का वहन। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक समझिए, ज से जाइलम, देखिए याद रखने का ट्रिक, ज से जाइलम मतलब जल को वहन करेगा, जाइलम जो होगा ये देखिए जल को वहन करेगा। ट्रिक याद रखने की ट्रिक, ज से जाइलम ये जल को पूरे पेड़ में लेकर जाएगा, पेड़ पौधे में जल को नीचे से ऊपर की तरफ पूरे बॉडी में लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा, जाइलम, मतलब ये एक प्रकार का टिश्यू होता है पेड़ पौधे में, एक पाइप समझिए जो जल को ऊपर लेकर जाता है, तथा फ से फ्लोएम जो फूड को, भोजन को पूरे बॉडी में लाता है। पत्तों में, पेड़ पौधे के पत्ते में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनती है और उस भोजन को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है। कौन, फ्लोएम पहुंचाता है। देखिए स्वपोषी किसे कहते हैं, देखिए स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 3, स्वपोषण के लिए आवश्यक क्या है, ए में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी में क्लोरोफिल, सी में सूर्य प्रकाश, डी में उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी जरूरी है, देखिए स्वपोषण के लिए सभी जरूरी है, उपयुक्त सभी जरूरी है। देखिए स्वपोषण और परपोषण को मतलब समझिए, मतलब ऑटोट्रॉफ, स्वपोषण का मतलब ऑटोट्रॉफ वो होते हैं, वो जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन अपने शरीर में स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषण कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो पेड़ पौधा जमीन से वाटर और मिनरल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, और दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में
उसके पत्तों में क्लोरोफिल होती है, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल की मदद से अपने पत्तों में सूर्य के गर्मी से, हीट एनर्जी से, सूर्य के अंदर जो फोटोन एनर्जी होता है, सूर्य के जो रोशनी होती है उसके अंदर फोटोन एनर्जी होता है, उस फोटोन एनर्जी से अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपने बॉडी में ग्लूकोज बनाता है। इस अभिक्रिया को पोषण बोलते हैं, स्वपोषण। स्वपोषण वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, देखिए वह स्वपोषण, स्वपोषण का मतलब समझिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी में कौन होंगे, पेड़ पौधे होंगे, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है, उसमें वो दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ज़मीन से वाटर और मिनरल लेता है और देखिए वायु से और सन प्रकाश से एनर्जी लेता है, सन प्रकाश से हीट एनर्जी या एनर्जी लेता है। और पत्तों में, पत्ते का रंग हरा होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल की मदद से वो अपने पत्तों के अंदर भोजन तैयार करता है, ग्लूकोज तैयार करता है। तो इसीलिए अपने बॉडी में वो अपना भोजन तैयार किया, इसीलिए उसको स्वपोषी कहते हैं। तो उपयुक्त सभी आंसर होता है। देखिए, और हम लोग जो है परपोषी हैं। परपोषी कहने का मतलब क्या होता है, हम पेड़ पौधों पर या दूसरे जानवरों पर आश्रित हैं भोजन के लिए। हम अपने अंदर मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। जीव जंतु जो हम होते हैं, जानवर है, गाय भैंस जो है, ये अपने अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। यह किनसे भोजन लेते हैं, जीव जंतुओं से भोजन लेते हैं, दूसरे जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए, या दूसरे जानवरों पर आश्रित होते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, स्पष्टीकरण। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसके लिए इन 4 घटकों की अनिवार्यता आवश्यक होती है। ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन चाहिए भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब देखिए लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु मतलब छोटा प्रश्न, सब्जेक्टिव टाइप का, और दीर्घ मतलब बड़ा। देखिए प्रश्न है भाग 2 में प्रश्न है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। देखिए हमारे शरीर में, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण क्यों अपर्याप्त है। देखिए विसरण से क्या होता है, विसरण का मतलब होता है पदार्थों को एक दूसरे में घुलने मिलने की प्रकृति। तो हमारे बॉडी में जैसे एक कोशिकीय जीव होता है जिसमें एक कोशिका होता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें एक कोशिका होता है, जैसे अमीबा, उसमें सिर्फ एयर, हवा उसके बॉडी में टच कर जाएगा तो वो सोख लेगा। हवा से क्या सोख लेगा, ऑक्सीजन सोख लेगा और अपना मतलब कि श्वसन का क्रिया को पूरा कर लेगा और अपना विसरण, अपना सब कुछ पूरा कर लेगा, श्वसन की क्रिया को पूरा कर लेगा। लेकिन हमारे बॉडी में वैसा यंत्र नहीं है कि हवा सोख ले, सिर्फ हवा हमारे बॉडी में टच करे और हवा सोख ले और विसरण के द्वारा हो जाए। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि बहुकोशिकीय जीव हैं हम लोग को, जो इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, गाय होते हैं, भैंस होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें विशेष यंत्र चाहिए, अधिक से अधिक हवा को अपने बॉडी में लेने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए विशेष यंत्र, विशेष मशीन चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। फेफड़ा में ब्रोंची होता है, एलोवी होता है, जो बाहर से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है और फेफड़ा को फुला देता है और उसके अंदर जो उपस्थित जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को ले जाता है और पूरे शरीर में घुमाता है। और शरीर में जो होता है आंतरिक श्वसन होता है, इंटरसेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसमें भोजन ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। देखिए तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को, जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है, क्योंकि विसरण के द्वारा बहुत कम समय में पूरे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक ब्लडर टाइप का श्वसन फेफड़ा होता है जो बैलून की तरह काम करता है। जैसे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सांस अंदर लेते हैं तो पूरा भर जाता है और अपने अंदर मौजूद ब्लड में उसका ऑक्सीजन घुलता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के पूरे बॉडी में चला जाता है। किसके द्वारा चला जाता है, तो फेफड़ा से
फेफड़ा से यकृत फेफड़ा से किस में जाता है, फेफड़ा से जाएगा आपको हार्ट में, हृदय में जाएगा, हृदय से पूरे बॉडी में जाएगा। तो याद रखिएगा इस तरह से बहुकोशिकीय जीव में जाता है। तो देखिए इसको समझिए, एक कोशिकीय जीवों का पूरा शरीर सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होता है। एक कोशिकीय जीवों का पूरा शरीर सीधे पर्यावरण के संपर्क में होता है। देखिए सॉरी, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं जैसे अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, इनका पूरा शरीर जो होता है डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में होता है। डायरेक्ट वायुमंडल के क्या होता है, संपर्क में होता है। इनका पूरा शरीर डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में होता है। तो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका पूरा शरीर डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में होता है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव में ऐसा नहीं होता है। उनका बहुत सारा शरीर का अंग जो इंटरनल होता है, जो हवा के संपर्क में नहीं होता है, हवा के संपर्क में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, एक कोशिकीय जीव का पूरा शरीर सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहता है, इसलिए उनमें गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा आसानी से हो जाता है। इसके विपरीत हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों का आकार बहुत बड़ा है, शारीरिक संरचना जटिल होती है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं सीधे बाहरी पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती है। साधारण विसरण शरीर के सभी अंगों और गहराइयों की स्थित कोशिका तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बहुत धीमे पहुंचाती है, जो जीवन को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त है। मतलब हमारा शरीर बड़ा है, हमारा शरीर का सारा भाग जो है वायुमंडल के संपर्क में नहीं है, तो हमारे पूरे बॉडी में विसरण नहीं हो सकता है। इसीलिए अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए जो होता है, ऑक्सीजन जाने के लिए एक विशेष अंग बनाया गया जिसको फेफड़ा बोलते हैं। उस फेफड़ा के द्वारा पूरे बॉडी में तुरंत ऑक्सीजन पहुंचता है। देखिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है। विषमपोषी का मतलब परपोषी, मतलब स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधा स्वपोषी होते हैं, वैसा स्वपोषण का मतलब वो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी। विषमपोषी का हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी, हेट्रोट्रॉपिक मतलब विषमपोषी, परपोषी मतलब वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, बिंदु स्वपोषी और विषमपोषी में, हेट्रोट्रॉपिक में। देखिए यहाँ पर समझिए, भोजन का निर्माण, यह जीव अकार्बनिक, देखिए यह जीव अकार्बनिक पदार्थ CO2 जल से अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो स्वपोषी होते हैं, पेड़ पौधा होते हैं, वो अकार्बनिक यौगिक CO2 और जल से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। देखिए यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो विषमपोषी जो जीव होते हैं, विषमपोषी जीव होते हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। अपने भोजन बनाने के लिए स्वपोषी पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे मान लीजिए कि पेड़ है, एक पेड़ को कोई बकरी ने खा लिया और उस बकरी को किसी शेर ने खा लिया। देखिए तो पेड़ का न्यूट्रिएंट सबसे पहले कहाँ गया, बकरी के अंदर गया। पेड़ पौधे का न्यूट्रिएंट जो ज़मीन से लिया और अपना भोजन स्वयं बनाया, जो न्यूट्रिएंट उसने बनाया अपने बॉडी में, जो भोजन बनाया अपने बॉडी में पेड़ पौधा, वो पेड़ पौधे से कहाँ चला गया, बकरी में चला गया। बकरी को शेर ने खा गया तो बकरी का न्यूट्रिएंट कहाँ चला गया, शेर के शरीर में। मतलब पेड़ पौधा का न्यूट्रिएंट जो है सबसे पहले पेड़ पौधा में जो न्यूट्रिएंट बना वो सबसे पहले बकरी में गया। बकरी को खाकर वही न्यूट्रिएंट ये शेर में चला गया। तो कहने का मतलब शेर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेड़ पौधे पर ही निर्भर करता है। जो भी मतलब कि जो भी मांसाहारी जंतु होते हैं वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। देखिए यही होता है विषमपोषी का मतलब परपोषी, वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। देखिए क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है। जो परपोषी होता है, पेड़ पौधा हरा पत्ता होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाने में मदद करता है। देखिए इसमें हरे रंग की
की कोमल संरचना पाई जाती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सूरज के रोशनी से अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसमें कोई, जैसे इंसान है, जानवर है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, या अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। देखिए तीसरा उदाहरण, सभी हरे पत्ते तथा अन्य कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। देखिए सभी हरे पौधे तथा कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, जैसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में एल्गी, एल्गी जो होता है, जो काई लगता है, घर में कहीं पर पानी उनी जम गया तो हरा सा काई लगता है, उसके अंदर एल्गी मौजूद होता है, वो भी पेड़ पौधों पर, वो भी क्लोरोफिल पर ही निर्भर करता है अपना भोजन बनाने के लिए। लेकिन मनुष्य, विषमपोषी में मनुष्य, पशु पक्षी, अमीबा तथा कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीव जंतु पर ये निर्भर रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। देखिए अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पादप कहाँ से प्राप्त करता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पादप कहाँ से प्रयोग करता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करना है तो पादप कच्ची सामग्री पादप कहाँ से प्राप्त करता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पादप जो जीव होते हैं वो कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? कैसे आवश्यक कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं? देखिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल में पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों द्वारा। देखिए पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा, या हिंदी में बोलते हैं रंध्र। उन रंध्रों के द्वारा सांस लेता है। पत्ती के सरफेस पर छोटा छोटा छेद होता है जिसे स्टोमाटा बोलते हैं। उन स्टोमाटा से पेड़ पौधे अपने अंदर गैसों का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, जल मिट्टी के जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। मिट्टी में से जल अवशोषित करता है, मिट्टी के अंदर जो जल होता है उसको अवशोषित करता है। तीसरा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से जिसे पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल सोखता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में जो एनर्जी होता है उसको क्लोरोफिल क्या करता है? सोखता है। तो इसका चौथा, खनिज लवण जो हवा में है वो चीज़, मिट्टी में है वो चीज़ कैसे पेड़ पौधों को मिलता है? या तो जल से या तो हवा से लवण मिलता है। खनिज लवण, नाइट्रेट, फास्फोरस मिट्टी से जल के साथ जड़ों द्वारा मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? देखिए दो तरह का श्वसन होता है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक। एरोबिक वो होता है जिसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में चाहिए। एनारोबिक वो होते हैं जीव जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं चाहिए। देखिए जैसे एरोबिक का मतलब वायवीय, वायवीय कहने का मतलब कि जिसको श्वसन क्या चाहिए, जिसको श्वसन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो वायवीय कहलाता है, एरोबिक कहलाता है। और जिसको डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं चाहिए, कम मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, वो एनारोबिक कहलाता है। देखिए लक्षण, वायवीय श्वसन मतलब श्वसन का दो प्रकार होता है, एक श्वसन का वायवीय होता है, एक अवायवीय, मतलब वैसा जीव जो श्वसन ऑक्सीजन से या हवा से करता है उसे वायवीय जीव कहते हैं। वैसा जीव जो अपना श्वसन का क्रिया मतलब डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं करता है, ठीक है, दूसरे के शरीर से करता है या उसके अंदर वायु की आवश्यकता नहीं होती है, अवायवीय जीव कहलाता है। तो देखिए ऑक्सीजन, देखिए वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, मतलब इसको कैल्सिनेशन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो एक प्रकार का कैल्सिनेशन होता है, ये रोस्टिंग हो रहा है। देखिए इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, 38 एटीपी। देखिए इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जो ब्लड के द्वारा बॉडी में जो मतलब कि ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन बॉडी में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, हेमोग्लोबिन के साथ, तो वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनकर जाता है, तो वो क्या करता है, अधिक से अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। लेकिन वही पेड़ पौधे से जो मिलता है, जिससे मतलब कि पेड़ पौधे से
जो वायवीय होते हैं इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, क्योंकि डायरेक्ट ये ऑक्सीजन लेता है। वायवीय में भारी मात्रा में मुक्त होती है, इसमें बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी एनर्जी इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि ये खून में, ब्लड में ये जो है ऑक्सीजन घुल गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन के पूरे बॉडी तक पहुंचा दिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ग्लूकोज में जो पहले से मौजूद ऑक्सीजन है उसको तोड़ता है और एटीपी एनर्जी मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है और एटीपी एनर्जी जो है वो उससे हमारा बॉडी काम करता है, एक्टिव रहता है, और हीट एनर्जी भी उसी से पैदा होता है, और जो जल बनता है वो बाहर निकल जाता है। इसके बहुत कम मात्रा, देखिए इसमें बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए इसके बाद इसमें फर्स्ट वाला में अग्नि उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनते हैं। इसमें एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। इसमें देखिए एथिल अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस बनते हैं। अवायवीय श्वसन वाले जीव ईस्ट, फीता कृमि तथा कुछ विशेष जीवाणु, ईस्ट जो होता है और पेट के अंदर जो फीता ट्रैप वर्म होता है वो सब क्या होता है, वो सब अवायवीय श्वसन करते हैं। देखिए हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। देखिए हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो वसा का पाचन मुख्य रूप से आहार नाल से सबसे बड़े भाग स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत में होता है। देखिए वसा जो पचता है पूरा का कंप्लीट डाइजेशन किसी भी भोजन का छोटी आंत में जाकर होता है। सबसे पहले माउथ में लिए, इगेशन किए, उसको चबाने के बाद देखिए उसको चबाया, चबाने के बाद वो स्टमक में गया, स्टमक में उसको HCl मिलता है, HCl से वो कुछ पचता है। उसके बाद वो जाता है कहाँ, स्मॉल इंस्टेंटाइन, छोटी आंत में, वहाँ पर लिवर से बाइल जूस मिलता है और भोजन अपने न्यूट्रिएंट में टूट जाता है, और छोटी आंत में जो छोटे छोटे ब्लड विली होते हैं वो क्या करते हैं, वो भोजन से मिले न्यूट्रिएंट को अवशोषित करते हैं और ब्लड में घोल देते हैं। देखिए और ब्लड में घोल देते हैं। उसी तरह छोटी आंत में, अब देखिए छोटी आंत में बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिस पर एंजाइम का कार्य करना कठिन होता है। यकृत से निकलने वाला पित्तरस मतलब बाइल जूस इस बड़ी गोलिका के छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। प्रत्येक प्रक्रिया को इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन ही होता है जो तोड़ देता है। देखिए ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसको भी कंट्रोल इंसुलिन ही करता है। इसीलिए जिसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है उसको चीनी का रोग हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, इंसुलिन का टैबलेट देता है। अब देखिए ये समीकरण कहते हैं। इसके बाद अग्नाशय पेनक्रिया से निकलने वाले लाइपेस एंजाइम वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इम्लसीकृत वसा को अतः वसा अम्ल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। देखिए उसके बाद क्या होता है, वो इंसुलिन जो होता है इमल्सीकरण होता है, वो पेनक्रियास से भी निकलने वाले एंजाइम जो लाइपेस होता है एंजाइम, उसके द्वारा इमल्सीकृत वसा को अंततः वसा फैटी एसिड में बदल देता है। देखिए इंसुलिन जो है उसको फैटी एसिड में बदल देता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, भोजन एक बॉडी में पादप में कैसे जाता है। तो पादप में पत्तियों द्वारा तैयार भोजन शरीर के अन्य भागों तक संवहन के द्वारा होता है। संवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। देखिए पादप जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन शरीर के अन्य भागों तक संवहन फ्लोएम के द्वारा करता है। फ्लोएम उसमें होता है, नामक संवहक ऊतक होता है जिसे स्थानांतरण कहते हैं। जिसे स्थानांतरण कहते हैं। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। भोजन सुक्रोज के रूप में एटीपी से ऊर्जा लेकर फ्लोएम ऊतक में प्रवेश करता है। इसके बाद परासरण दाब द्वारा ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण भोजन कम दाब वाले ऊतकों की ओर स्थानांतरित होता है, जिससे
पौधे का प्रत्येक भाग को पोषण मिल जाता है। देखिए एक तरफ ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, एक तरफ ग्लूकोज कम हो जाता है, तो जिधर ज़्यादा है उधर से कम की तरफ चला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दी इंड हो गया, यहीं पर वीडियो दी इंड हो गया। देखिए अब आप क्या करेंगे कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। इससे क्या होगा, एग्ज़ाम के समय वीवीआई क्वेश्चन जो देंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में पीडीएफ बना के, वो आपको मिलेगा आसानी से। दूसरी बात है कि अब इस यूट्यूब चैनल पर साइंस के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाऊँगा। मैथ्स तो पढ़ाता ही हूँ, साइंस के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा और बिहार बोर्ड का तैयारी कराऊँगा। इसके लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल को प्रमोट करेंगे और लोगों को बताएँगे, जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।